मैं आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी माध्यम से फिजिक्स एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि 10 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, रिकॉर्डेड क्लास है और उसमें मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो अगर आप लोग देख चुके हैं तो आप लोगों को इस समय समझ लीजिए कि अब फिजिक्स आप लोगों को आ जाएगा और आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे तो अब फिजिक्स आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स आराम से आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और एक और बात है कि आप लोगों को 10 वीडियो जो प्रोवाइड किया गया है उसमें मैं बहुत जल्दी सवाल वाल भी करा रहा हूँ और सवाल पे भी जोर दे रहा हूँ, मतलब थ्योरी पे भी और न्यूमेरिकल पर भी मैं जोर देता हूँ। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि अगर हम लोगों को थ्योरी पता है अच्छे से तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर सवाल थ्योरी दोनों पता है हम लोग को स्कोर करने में मतलब कि कोई हम लोग के अंदर कमी नहीं होती है, कहने का मतलब ये है। तो आप लोगों को अगर सवाल भी आ रहा है, न्यूमेरिकल भी कर ले रहे हैं आप लोग, तो समझ लीजिए कि आप लोग सबसे बेस्ट हैं और फिजिक्स बहुत अच्छे से आ रहा है। आप लोग 100% अपना दीजिए बस फिजिक्स में और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग को यहाँ 100% मतलब सबसे अच्छा कंटेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को यूट्यूब पर। और मैं सवाल से लेकर के देखिए जो भी न्यूमेरिकल है आप लोग के एनसीईआरटी बुक में मैं सबको कवर करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो बुक में जितना है सब आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ मैं एक एक करके मैं सबको फोड़ डालूंगा आप लोग सामने ही और पोस्टमार्टम कर दूंगा इसका, ये मेरा वादा है, ठीक ना। तो आप लोग भी मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप लोग मतलब मेरे लिए भी कुछ मेहनत करते रहिए, ठीक ना। आप लोग पता ही है कि हम लोग का मोटिवेशन क्या होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 का है, ये तो पता ही आप लोगों को, ये 11वां वीडियो है और विद्युत आवेश क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड, तो यही हम लोग कर रहे हैं। और ये 2-3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज जब ये चैप्टर और आप लोग समझ में आ जाएगा तो उसके आगे वाला चैप्टर आराम से आएगा, ठीक ना। तो ये आप लोग दिमाग से डर हटा दीजिए फिजिक्स का, जब मेरे साथ हैं तो फिजिक्स में कोई डर नहीं होगा, ठीक ना। और आप लोगों को बहुत बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ये टेंशन मत लीजिए, सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कहीं स्कूल में या कोचिंग कहीं करते होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं और मैं भी कैसे पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को खुद पता है, मैं एक भी चीज छोड़ता नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को खुद फील होता होगा कि कैसे पढ़ा रहा हूँ। देखिए जो हम लोग का जो अब चलते हैं कि आज स्टार्ट कर दिया जाए क्लास, क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। तो आज का जो पॉइंट है जो हम लोग का परिभाषा है वो है विद्युत द्विध्रुव, बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायोपोल, इलेक्ट्रिक डायोपोल, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत आगे भी आएगा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र में भी आएगा, ठीक है। ये चुंबक वाले जो आगे जो चैप्टर है हम लोग का जो आने वाला है उस चैप्टर के बाद उसमें भी ये सब है। यही सब है, अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप लोग को आगे क्या होगा, सब काम देगा ये सब। एक चैप्टर आप लोग समझ गए इसका मतलब सब फिजिक्स आप लोग को आ गया, और आप लोग को आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझिए कि फिर से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है और कहीं ना कहीं आप लोग की मेहनत में कमी है, ठीक है। इसको ना एक एक करके सारा वीडियो देखते रहिए। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है, मैं पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम दिया था और बहुत ही आराम से क्लियर किया था। तो इसलिए मैं भी आपको चाहता हूँ बताना कि पहला चैप्टर क्लियर कीजिए, उसके बाद से धीरे धीरे सबको मतलब करते चले जाएंगे हम लोग, जब पहला समझ में आएगा तभी होगा, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आगे हम लोग को यूज होने वाले हैं सब, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसलिए जोर दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग 12th में आप लोग का बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यही सॉल्व कराऊंगा, सिलेबस खत्म करके आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराऊंगा, मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सत्र जैसे ही स्टार्ट होगा मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा और सारा टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। देखिए तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है, मतलब ना अगर मैं कहूँ फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे एक क्यू आवेश है और यहाँ पे भी एक क्यू आवेश है, ठीक है। ये दोनों ना मान लेता हूँ एक यहाँ पे स्थित है और एक यहाँ पे स्थित है, ठीक है? और इन दोनों के बीच की दूरी ना मान लीजिए कितना है 2l है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 2l मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से जो आधी दूरी है वो है l, और ये जो दूरी है आधी ये है l, मतलब कि टोटल दूरी कितनी है 2l है और इसका आधा दूरी क्या है l है, आधा दूरी l है। समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, यही मैं समझा रहा हूँ। और ये ना एक काम कीजिए, एक को ना माइनस कर दीजिए और एक को प्लस कर दीजिए, और यही जो बना है फिगर यही द्विध्रुव कहलाता है।
ये क्या है, ये द्विध्रुव है आप लोगों का, ठीक है, ये क्या है, द्विध्रुव है। समझिए कैसे, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक है, दिमाग लगेगा। देखिए समान परिमाण के मतलब यहाँ पे भी क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू होना चाहिए, यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। तो समान परिमाण के विपरीत आवेश मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, ऐसे होना चाहिए। समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब एक निश्चित दूरी पर स्थित हो तो इस बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया क्या बोला हूँ, समान परिमाण के मतलब यहाँ पे 5 हो तो यहाँ पे 5 हो, ठीक है, समान परिमाण के विपरीत आवेश मतलब यहाँ पर -5 हो तो यहाँ +5 हो, समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस समय जो निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यही आप लोगों का फिगर है। तो यहाँ पे चलिए अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं, लिख लीजिए। वह निकाय मतलब क्या है, पूरा सिस्टम जो बन रहा है जहां फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। जहां हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं उसे निकाय कहते हैं। तो वह निकाय जिसमें समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बस हो गया। तो ये क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव है। इलेक्ट्रिक डायोपोल क्या होता है, ये समान परिमाण के होते हैं और ये प्लस होगा तो एक माइनस होगा और ये दोनों कितना होता है, ये आधा होता है आधा ये होता है, मतलब टोटल कितना होगा 2 हो गया। तो बस इतना ही समझना था, इतना आप लोग समझ ही गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो इसमें अब जैसे में एग्जांपल लिख लिया जाए, जैसे में क्या क्या होगा, जैसे हो जाएगा HCl, ठीक है, HCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है, और भी हो सकता है आगे। अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे लिखा जा सकता है, HCl को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, उत्क्रमणीय मतलब कि जितना इधर है इतने से जो इधर प्राप्त होता है फिर उसको मिला दिया तो ये प्राप्त हो जाता है, मतलब ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल मतलब उल्टा पुल्टा किया जा सकता है इन लोगों का, ठीक है। देखिए ये टूटता कैसे है, H पर प्लस आयन हो जाएगा, H पर प्लस आयन हो जाएगा, इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, प्लस Cl पर ऋणायन जाएगा। इसको द्विध्रुव के रूप में लिखा जाता है, ये क्या है कैसे होगा, ये होगा देखिए यहाँ एक बनेगा एक यहाँ पे बनेगा, ये दोनों 2l दूरी पर होंगे, इतना तो सब में होगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला कर लीजिए चाहे प्लस वाला कर लीजिए, क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, H पर प्लस आयन हो गया और इधर क्या हो जाएगा Cl पर ऋणायन हो गया, बस यही है। ये जो निकाय बना है क्या है, इसका द्विध्रुव बना है। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा ला बना दो, दूसरा ला है NaCl, यहाँ पे भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये भी प्लस है ये भी माइनस है, तो देख लीजिए Na पर प्लस Cl पर माइनस, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जानते हैं ना आप लोग। तो इसका बनाया जाए तो यहाँ पे एक होगा एक यहाँ पे होगा और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 2l होगी, 2l लंबाई होगी, और Na को प्लस को यहाँ कर लीजिए और Cl को माइनस यहाँ कर लीजिए, ये जो निकाय बना हो। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस होना है यहाँ पे भी माइनस होना है, यहाँ पे भी प्लस होना है यहाँ पे भी माइनस होना है, देखिएगा समान परिमाण है कि नहीं। देखिए यहाँ पे भी आवेश की मात्रा क्या है 1 है और यहाँ पे भी आवेश की मात्रा क्या है 1 है, लेकिन देखिए मतलब इन लोगों का प्रकृति का बात किया जाए तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब ये विपरीत है, मतलब समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l लंबाई पर हो, मतलब कि अल्प दूरी पर स्थित हो, यहाँ पे भी वही है। तो ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हम लोग का हेडिंग क्या है, तो इसी में है, ठीक ना, इसी को आगे और बढ़ाना है। तो इसमें क्या है, इसका अगला हेडिंग लिखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक
डायोपोल मोमेंट, ठीक ना। ये क्या होता है, वैद्युत विद्युत आघूर्ण होता है, ठीक है, समझ गए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब देखिए आराम से समझिएगा, मैं क्या अभी फिगर बनाया था। वैद्युत विद्युत आघूर्ण क्या होता है, देखिए जो यहाँ पे जो निकाय होता है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक आवेश स्थित है और एक यहाँ पे आवेश स्थित है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, मतलब समान परिमाण के विपरीत आवेश है, और एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 12 दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा, यहाँ से दूरी जो है ये L होगी और ये L होगी, मतलब आधा जमीन के टोटल कितना लगेगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट होता है ना, यहाँ से इधर 12 होता है, इधर 12 होता है, तो इधर आधा होता है L, इधर आधा होता है L, तो यहाँ पे क्या होता है, ये T क्या है, वैद्युत विद्युत आघूर्ण है, और इसे इसी निकाय में जो मेन जो होता है वो पूरा टोटल किसे कहते हैं, पूरा इसे इसको क्या कहते हैं, वैद्युत विद्युत कहते हैं, और जो इसके वजह से जो प्रक्रिया जो गतिविधि उत्पन्न होती है उसे वैद्युत विद्युत आघूर्ण कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है अभी मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, वही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो इसमें लिखिए वैद्युत विद्युत आघूर्ण, वैद्युत विद्युत आघूर्ण आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच दूरी का गुणनफल वैद्युत विद्युत आघूर्ण के बराबर होता है। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए ये क्या होता है, तो कह रहा है वैद्युत विद्युत आघूर्ण आवेशों के परिमाण, आवेशों का परिमाण देखा जाए तो ये जो आवेश है ना, ये प्लस है, नहीं ये माइनस है, और ये क्या है, ये प्लस है, ये तो आवेश हो गए, लेकिन इनका परिमाण की बात की जाए तो परिमाण क्या होता है, अगर मैं कहीं -5 लिख दिया, यहाँ पे +5 लिख दिया, तो इन दोनों का परिमाण क्या है, सिर्फ 5 है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया जाता है, इन दोनों का परिमाण क्या है, जो कॉमन होता है दोनों में, दोनों कॉमन क्या है, 5 है, यहाँ पे भी 5 था, तो परिमाण क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे -q और +q के बीच अगर हम लोग इनका परिमाण का बात किया जाए, मैग्नीट्यूड का बात किया जाए, तो कितना होगा, परिमाण की बात किया जाए तो सिर्फ q होगा, ठीक है। अब बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी देख लीजिए, 2l है, l इतना है आधा, और आधा l आधा मिला के कितना है, पूरा वो भी कितना है, 2l है। तो ये क्या कह रहा है कि आवेशों के परिमाण, आवेशों का परिमाण मतलब q तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, मतलब उनके बीच की दूरी का गुणनफल, मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, और इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, वही क्या कहलाता है, वैद्युत विद्युत का होता है, और p होता है, मतलब कि आवेश का परिमाण कितना है, q है, इनटू इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2l है, और इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत विद्युत कहलाता है, और यही क्या हो गया आप लोगों का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको एक काम कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं, इसको p बराबर क्या लिख सकते हैं, 2ql भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ना दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, 2l क्या है, बीच इन दोनों के बीच की दूरी है, देख लीजिए टोटल दूरी है, 2l क्या है, टोटल दूरी है, ठीक ना, 2l अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक ना। तो अब देखिए, अब ना यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है, मतलब यह सदिश राशि होता है या होती है, चलिए होता है लिख लीजिए, क्या करना है देखिए तो यह सदिश राशि होता है, तो कैसे होता है, देखिए जो यल है ना, जो p की दिशा होती है ना, यहाँ पे पहले देखिए समझिए पड़ेगा ऐसे, ये p जो है वो तो वेक्टर है, समझ आएगा, 2 है तो 2 को अभी रहने दीजिए, यहाँ पे आइए, q है तो q कर लीजिए, और इनटू गुना है तो इनटू 2l ना, तो 2l भी सदिश राशि होती है, देखिए कैसे,
द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये सदिश राशि होती है। मतलब इसमें ना परिमाण तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होगी, एक दिशा भी होगी। मतलब इसका एक खुद का डायरेक्शन भी होगा, और वो डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है। हमेशा याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो अब हमने इसका दिशा और दिखाएं, तो ये माइनस है ना, तो माइनस से प्लस की ओर जाएगा। ठीक, तो एक काम कीजिए, आप लोग ना नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक ना। यहाँ पे पांच गो स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, 5 गो से कम बात नहीं करते हैं, ठीक ना। और दिल के कोना में लिख लीजिए, क्या लिखना है, लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, नहीं होती है, नहीं होता लिखिए, जब सब जगह होता है तो होता है, बस होता है, ठीक है। सदिश राशि होता है, इसकी दिशा, इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होता है, ठीक ना। तो क्या होगा, यही नोट था, क्या क्या लिखा हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, ठीक है, सदिश राशि होता है, और इसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ये बाबू जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब इस सदिश राशि में बोला हूं ना, यहाँ पे p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p वेक्टर इक्वल टू q इनटू 2l वेक्टर, यही है सदिश राशि। अब देख लीजिए, ये हो गया सदिश का फार्मूला, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गया है, ठीक है। तो अभी अभी इसमें कुछ और बताना है, जैसे इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, इसी फार्मूला से निकल जाएगा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आगे क्या है, तो यहाँ है, अब इसकी मात्रक की बात की जाए, मात्रक, तो इसका जो मात्रक होता है, अब देखिए क्या होगा, Q का मात्रक क्या होता है, P का मात्रक जानना है, तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। इंटू है तो इंटू कर लीजिए, इंटू पर इसे डेश में दिखा देते हैं जब हिंदी में लिखते हैं। तो यल है ना, यल की मात्रा क्या होती है, मात्रा मीटर, यल क्या लंबाई, लंबाई की मात्रा क्या होती है, एम के एस में मीटर होता है। ये किसमें होता है, एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति में, ठीक है। वहीं अगर सीजीएस में बात की जाए, सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सीजीएस पद्धति में, ठीक है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, फ्रैंकल, ये जो सीजीएस है ना, सीजीएस में जो क्या होता है, लंबाई होता है, किसमें होता है, ग्राम नहीं, ग्राम में नहीं, सेमी में। तो फ्रैंकल सेमी होता है, इसमें मीटर लंबाई क्या होता है, इसमें सेमी में होता है, तो मतलब सेमी हो जाएगा, ठीक है। या एक और मात्रक होता है, इसका क्या होता है, डिबाई, डिबाई, ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका एमकेएस में मात्रा क्या होगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, और इसका जो सीजीएस मात्रा होगा एमकेएस में तो उतना हो गया, कूलाम मीटर, और सीजीएस में हो गया फ्रैंकल सेमी हो गया, या डिबाई हो गया, ठीक है। तो ये डिबाई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, नेवी में पूछा जा चुका है कि किसका ये मात्रक है, तो बहुत बार के भूल जाते हैं लोग, लेकिन जो जानेगा उसको एक भी सेकंड नहीं लगेगा, वो टिक करके आगे निकल जाएगा। तो देखिए अब इसका जो विमा होगा वो उसका बात किया जाए, विमा, तो विमा क्या होगा, क्यू का विमा क्या होता है, एटी होता है, ठीक है, इंटू तो इंटू, टू का तो कोई माने नहीं होता है, टू का कोई मतलब नहीं है, जब विमा लिखते हैं तो टू का कोई मतलब नहीं है, एल, एल क्या लंबाई, लंबाई का एल होता है। तो अब देख लीजिए इसका विमा क्या हो गया, ए टी एल हो गया, तो ये हो गया। तो आप लोगों को इतना समझ में आया, अब ये सब उतार लीजिए, देखिए इसका एमकेएस में मात्र क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर, मतलब कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। फ्रैंकल में क्या हो जाएगा, इसमें सेमी में ही रह जाएगा, डिवाइड भी होगा, वो तो क्या है। तो यही आपको जानना था, इतना नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग अभी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए हैं, तो अब इसमें सवाल लगा लिया जाए, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ही चुके हैं, तो उस पर सवाल कैसे लगता है ये देख लेते हैं। तो ये सवाल है दिया है आप लोगों को, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। इस सवाल को आप लोग समझ जाएंगे
तो आप लोगों का जो अभी जो डेरिवेशन बताया हूँ वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये सवाल भी लगाने का टेक्निक आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए सवाल कोई ज्यादा हैवी नहीं होता है, मतलब ज्यादा कठिन नहीं होता है और कोई ज्यादा सिंपल नहीं होता और तरीका पता है आप लोग को तो कोई भी सवाल आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन होता है, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना इतना आना चाहिए, वो भी सही सही से। और आप लोग 12 में पढ़ रहे हैं और ये जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो सही बोल रहा हूँ कि भाई भाई तो पढ़ाई तो छोड़ दो, तो सही बोल रहा हूँ तो, क्योंकि यार 12 के लड़के गुणा भाग ना जाने, कैलकुलेशन ना जाने तो क्या यार क्या पढ़ेगा वो। ठीक है, तो आप लोग सीखिए, ठीक है, कैसे करता हूँ मैं या आप लोग सीखिए, तो जानते ही होंगे आप लोग। चलिए तो अब इसका एक काम किया जाए, देखा जाए क्या कर रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस 2 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है। समझ में आया? फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पे एक आवेश है और एक यहाँ पे आवेश है और एक जो है प्लस 2 माइक्रोकूलम का आवेश है और दूसरा जो है माइनस 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, ठीक है, तो वो ये है एक आवेश ये है। तो कह रहा है ये दोनों इनके बीच की दूरी क्या है, 2 सेंटीमीटर मतलब दूर है, दोनों दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इतना समझ आया? तो ये कह रहा है कि यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P क्या होगा और यहाँ से माइनस से प्लस की ओर उसकी दिशा होती है, देख लीजिए तो ये दिखा दीजिए दिशा भी, ठीक है, क्योंकि सदिश राशि होती है। और इतना आप लोग समझ में आया? तो देखिए तो परिमाण देखिए दिया है, इसको हल किया जाए तो दिया है, ठीक है, तो दिया क्या है, परिमाण दिया है, आवेश का परिमाण Q, यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ के लिख लीजिए 2 माइक्रोकूलम है। माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻⁶। मैं बता चुका हूँ, बताते बताते भाई बताते बताते मैं पागल हो गया हूँ कि 10 म्यू का मान 10⁻⁶ होता ही है, तो याद कर लीजिए ये हर बार आएगा। तो 2 हो गया तो 2 हो गया गुणे 10, ये म्यू का मान रख दीजिए उठा के, तो 10⁻⁻⁶ कूलम इतना हो गया। ठीक, और दोनों के बीच की लंबाई को क्या करते हैं, 12 से प्रदर्शित करते हैं और 12 का मान कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। तो सेमी दिया है ना, सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए 2 गुणे 10⁻⁻2 से गुणा करा देते हैं और 1 मीटर में चेंज हो जाता है। बस हम लोग को सूत्र क्या पता है, सूत्र क्या होता है, P = Q × 2L, ये फार्मूला होता है ना, देख लीजिए ये ना फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला होता है तो P का मान निकालना है, Q का मान दिया है 2 × 10⁻⁻⁶ और फिर गुणे है तो गुणे 2L का मान यहाँ से रख दीजिए मीटर में, 2 × 10⁻⁻2, तो P = 2 दूना 4 और गुणे 10⁻⁻6 और ये भी 10⁻⁻2। जब बेस जब इसका मतलब आधार जब सेम हो तो इनके घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो देख लीजिए तो -6 है तो -6 या -2 दोनों जोड़ कितना जाएगा, -8 हो जाएगा। और इसका मात्रा क्या होगा, देखिए इसका तो कूलम है तो कूलम कर दीजिए, आवेश का कूलम है तो कूलम कर दीजिए और गुणे है तो गुणे कर दीजिए। और इसका क्या होता है, लंबाई तो मीटर है, इसका मतलब कूलम × मीटर होता है और ये क्या हो जाएगा, होगा आंसर हो जाएगा। इतना आप समझ गए, वो फिगर है और यही सवाल था। Q का परिमाण लिख लीजिए, परिमाण कितना है उसको कूलम में चेंज कर दीजिए। ये जो 2L का मान है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, पूरा 2L का मान दिया है, L का मान नहीं दिया है बाबू। यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी टोटल क्या है, 2L है, 2L है ना। तो यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर है आखिर में वो 2L के बराबर नहीं तो दिया है, 2L बराबर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, देख लीजिए 2L बराबर 2 सेंटीमीटर, यहाँ गलती नहीं बाबू, नहीं तो सब ये कराए पर पानी फिर जाएगा। तो देखिए 2 × 10⁻30 इसको क्या किया हूँ, मीटर में चेंज कर दिया हूँ और मीटर में नहीं चेंज करेंगे आप लोग सेंटीमीटर में लगा देंगे ना, इसको कूलम में लगा देंगे, सब गुण को हो जाएगा। देख लीजिए तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए और फिर उठा के फार्मूला में रख दीजिए और फार्मूला आप लोग पता है उसका कैलकुलेशन कीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, इसकी सर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसी पे कुछ चित्र में मतलब दिया गया है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसका परिमाण ज्ञात करना है, मतलब इसका आंसर ज्ञात करना है कि कितना कितना होगा। ये बहुत आसान है, ये आप लोग को मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आप लोग का दिमाग इससे डेवलप हो थोड़ा और आप लोग समझे कि हाँ इससे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं और क्या क्या हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ सकता है। देखिए ये 5 फिगर दिया गया है और देखिए इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान मतलब परिणामी ज्ञात कीजिए, इसका जो मेन परिणामी है जो इसके लंबवत होता है वो क्या कर रहा है, ज्ञात करना है। देखिए जो पहला है वो, ठीक ना, तो ये क्या है, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, माइनस से प्लस की ओर जाता है, देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। तो हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसको थोड़ा आप लोग उल्टा बना लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए यहाँ
प्लस कर लीजिए और इसको ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, ये अब देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा डाइरेक्ट करके मिला सकते हैं हम लोग, तो यहाँ कितना बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताया था कि जब दो सदिश 90 अंश पे हो, ठीक है, और एक ए वेक्टर हो एक बी वेक्टर हो, इसका जो रिजल्टेंट होता है आर वो होता है करणी में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं पीछे सब बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, यही फिगर है, बस यही फिगर है, वही फार्मूला मैं बता रहा हूँ। इसका जो परिणामी पी होगा, परिणामी पी बराबर करणी में ये ए वेक्टर है ना, पी वेक्टर है, ये भी पी वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है यहाँ देखिए, ए की जगह पे पी है, बी के भी जगह पे पी है, इसका मतलब ए कॉर्डी में पी का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे बी के स्थान पर पी है तो ये भी पी का स्क्वायर, मतलब पी बराबर अब क्या हो जाएगा, अब पी बराबर इसको पी डैश कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है परिणामी है, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा, ये देखिए पी स्क्वायर अंडर रूट में ही 2p स्क्वायर, ठीक है। तो जो स्क्वायर होता है वो तो कर्ण से बाहर आ जाता है, दो का स्क्वायर तो है नहीं, तो मतलब कर्ण तो दो ही रह जाएगा, लेकिन p स्क्वायर तो p बाहर निकल जाएगा और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देख लीजिए इतना आप लोग समझ में आया। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है, अगर हम लोग इसको क्या किया जाए ऐसे डैश 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 करके मिला दिया जाए, तो देखिए दोनों क्या हो रहा है एक ही दिशा में लग रहा है, इसका मतलब ये भी p वेक्टर है और ये भी क्या है p वेक्टर है, मतलब दोनों सदिश राशियां, जब दो सदिश एक ही दिशा में जब लगते हैं, जब दो, मैं बोला था समझाया था आप लोगों को, जब एक रस्सी को मैं पकड़ के खड़ा हूं और दो लोग क्या कर रहे हैं, दो लोग उसको खींच रहे हैं, तो मैं किधर झुकूंगा, मैं किधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, मतलब दोनों का बल क्या हो रहा है आपस में जुड़ के खींच रहे हैं सब दोनों। यहाँ पे क्या होगा परिणामी जो p डैश बराबर होगा वो कितना होगा, ये p और ये भी प्लस p बराबर क्या रहेगा 2p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। अब जब देखिए यहाँ पे इसको डैश डैश करके मिला दिया जाए, तो देखिए ये भी माइनस से प्लस की ओर होता है ना, इसको इधर लगा दीजिए, ये भी p वेक्टर है, ये भी p वेक्टर है, और देखिए ये एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है, मतलब एक उधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, मतलब ये दोनों में से जो अधिक बरियार होगा, जो अधिक मजबूत होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई बड़ा छोटा है नहीं, तो ये भी p है वो भी p है, तो यहाँ पे परिणामी p डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक p में से दूसरा p घट जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में होता है तो उनको घटाया जाता है, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक कूलाम मीटर ही होगा, कूलाम इंटू मीटर आप लोगों को पता है पीछे पढ़ के आ रहे हैं, और एक सीजीएस में अगर होगा तो उसमें डीवाई होगा या फ्रैंकल सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखिए इसको भी अगर डैश डैश करके मिला लिया जाए, इन दोनों के बीच अगर मान लिया मैं कोण 60 अंश बन रहा है, मैं आप लोगों को एक बताया था एक और फार्मूला, यदि a बराबर b हो और दो सदिश हो, a वेक्टर हो एक b वेक्टर हो, और इन दोनों के बीच कोण कितना हो 60 अंश हो, तो मैं बताया था उस समय क्या बताया था p बराबर नहीं r बराबर रिजल्टेंट बराबर बताया था कोणी में 3 a या कोणी में 3 b, ये नहीं बताया था, ये बताया था। तो बस यहाँ पे देख लीजिए p बराबर p है कि नहीं, a बराबर b है कि नहीं, देख लीजिए a के स्थान पर p है और b के भी स्थान पे p है, देख लीजिए, तो बस ये p वेक्टर इधर जा रहा है, ये p वेक्टर उधर जा रहा है, तो a बराबर b है, इसका मतलब p बराबर p है, ये है, समझ ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे रिजल्टेंट बराबर क्या आ जाएगा कड़ी में 3 और a रख दीजिए चाहे b रख दीजिए, मतलब p रख दीजिए, बस यही क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं ना, ये आप लोगों को पता है तो वो निकालेंगे आप लोग, ठीक है, ये आप लोगों को पता है तो आप लोग निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे भी आ जाए, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे डैश डैश करके मिला दिया जाए, और इन दोनों के बीच कितना बन रहा है 120 अंश बन रहा है, ठीक है। तो मैं बताया था यदि a बराबर b हो, सॉरी मैं यही कहीं बता रहा हूँ, यदि a बराबर क्या हो b हो और दो वेक्टर हो, ठीक है, एक a वेक्टर हो उधर जा रहा हो, एक b वेक्टर इधर जा रहा हो, इन दोनों के बीच कोण कितना हो 120 अंश हो, तो इसका जो रिजल्टेंट जो परिणामी होता है वो होता है a या b के बराबर, ठीक है। उसको डायरेक्ट a या b का मान रख दीजिए उसके स्थान पर, बस यही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा p डैश यानी p परिणामी, यहाँ पे या फिर p कर दीजिए, p डैश कर दीजिए, p डैश यानी p परिणामी वो कितना हो जाएगा, तो a रख दीजिए, a के स्थान पे भी p है, b के स्थान पे भी p है, और सदिश है तो सदिश कर लीजिए, तो इसके स्थान पे इसका परिमाण रख दीजिए, इसके स्थान पे a रखिए या b रख दीजिए, दोनों का मान ही होगा, तो p डैश बराबर p हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर
हो जाएगा आप लोगों का। तो इतना आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप लोग क्लियर समझ गए हैं तो इसका सबको इसको इसमें ना जो जितने हैं सबको एक एक करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं और उस पर एक सवाल किए हैं और जो पीछे का हम जो फार्मूला या कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उस पर कुछ हम आप लोगों को होमवर्क दिए हैं कुछ जो घर से आप लोग लगा के लाना है। मैं हिंट कर दे रहा हूँ यहीं पे, तो आप लोग लगा के लाइएगा। देखिए कह रहा है -5 माइक्रोग्राम और 5 + 5 माइक्रोग्राम और -5 माइक्रोग्राम के विपरीत आवेश से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर और वैद्युत विध्रुव बनाते हैं तो इस वैद्युत विध्रुव का गुण ज्ञात कीजिए। मतलब इसका फिगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, यहाँ पे -5 माइक्रोग्राम का आवेश ले लीजिएगा, यहाँ +5 माइक्रोग्राम का आवेश ले लीजिएगा और ये प्लस से माइनस की तरफ होता है, यही निकालना है वैद्युत विध्रुव। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। मतलब 2l बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पूरा टोटल। ठीक है, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। फिगर बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिगर बनाते रहिएगा। इसमें कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है और उसी में क्या है एक यहाँ पे आवेश है। ठीक है, और कह रहा है किसी किसी बिंदु पर स्थित, मान लीजिए कहीं भी स्थित है कोई बिंदु, इस पे 5 स्थित कोई आवेश है, वो भी कितना है 5 × 10⁻⁴ क्या है -4 कूलम है। इस पर लगने वाला जो बल है, इस पे ये उस पे जो फोर्स लगा रहा है, जो बल उस पे लगा रहा है कितना लग रहा है, वो F का मान लग रहा है 2.25 न्यूटन का है। तो लगने वाला बल है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब इसी बिंदु पे क्या ज्ञात करना है, इसी बिंदु पे ज्ञात करना है। E बराबर क्या होगा, मतलब E बराबर क्या होता है F/Q। तो इसी फार्मूले पे ये आप लोगों को मतलब जितने भी डाटा दिया गया है इस पे डाटा रख के सब सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब देखिए ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच 0.50 एंगस्ट्रॉम दूरी है। इसे क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम, इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम दूरी है। इस निकाय की वैद्युत विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका मैं फिगर बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ना एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और एक प्रोटॉन प्लस होता है, और ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर है, ये दोनों एक दूसरे से 0.50 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। इसका मतलब यहाँ पे तो 2l का मान दिया है, 2l का मान दिया कितना 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है वो होता है 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ पे उठा कर रख दीजिए। अभी किस में मीटर में है, ठीक है, वही 10 किस में मीटर में, तो यहाँ पर रख दीजिए 0.50 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, और मैं बोला हूँ दशमलव उठा के पीछे किया जाए, मतलब एक अंक के पीछे लिखा जाता है। तो इसको उठा के जब एक कदम पीछे करूंगा तो -1 भी तो लगेगा ना। -1 मतलब एक कदम पीछे करूँ तो -1 10 के घात में जुड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, तो 2l का मान कितना हो जाएगा। अब इसको एक कदम पीछे कर दिया तो 5.00 का मान लिखने से कोई मतलब नहीं है, या लिख भी लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन लिखने कोई मतलब है नहीं। अब मुझे 10 का घात क्या है -10 है और एक माइनस जुड़ेगा तो -11 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब 2l का मान निकल गया। अब q का मान देखिए, q का मान यही निकलिए परिणामी है, परिणामी q का मान क्या होगा, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, तो मतलब यहाँ पे क्या दिया है बस। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, मतलब इन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻ क्या होता है -19 कूलम का। यहाँ पे प्लस माइनस मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आवेश का जो होता है इलेक्ट्रॉन का उस पे माइनस होता है, जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो प्लस में होता है। तो प्लस माइनस मत लिखिए, क्योंकि इनका परिणाम लेना है ना, परिमाण। तो परिमाण का ना परिमाण का प्लस होता है ना माइनस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये q का मान हो गया। तो अब बस p = q × 2l नहीं जानते हैं फार्मूला आप लोग, इसमें लगा दीजिएगा। q का मान निकल गया, 2l का मान निकल गया, उठा कर रख दीजिएगा, ये सवाल हो जाएगा। तो यही था हम लोगों का। और यहाँ पे जो आवेश यहाँ पे +1 मत देखिए, बस ये समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पूरे आवेश कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसमें कितना होता है इसको मत समझिए, इसमें होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो माइनस प्लस नहीं दिया जाता है, और जो आवेश है इसी को ले लिया जाता है, इसी को परिमाण कहते हैं, तो वही लिया गया है। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सवाल और बता रहा हूँ जो आप लोग दिमाग को और ज्यादा डेवलप करेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए ये मैं जो सवाल बता रहा हूँ बस इतना ही कीजिए। ठीक है, आप लोग का एग्जाम में भी जो सवाल आता है ना, आप लोग धीरे धीरे उसको भी सब फोड़ डालेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, जो मैं जितना करा रहा हूँ बस इतना ही आप लोग नोट बनाइए उसका अच्छा से,
और एकदम उसको ना रिवीजन करते रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए। कुछ भी चीज जो है ना उसका रिवीजन करेंगे आप लोग ना, तो वो काफी ज्यादा तक आप लोग के माइंड में आएगा, ठीक है। और उसको ना थोड़ा दिमाग में लगा के थोड़ा उसको सोचिए, इमेजिन कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेमोराइज करने पर और ज्यादा दिमाग का डेवलप होता है, दिमाग और उसको याद करने में हम लोग सक्षम होते हैं, ठीक है, उसका माइंड जो है डेवलप होता है। तो ऐसे आंख बंद करके आप लोग जैसे इसको इमेजिन करें ना, तो वो साफ साफ दिखेगा कि हाँ हम लोग ये पढ़े हैं। ये तरीका होता है और ये सबसे खतरनाक तरीका होता है। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, कोई भी चीज पढ़ूँ, ठीक है, और मैं अभी भी पढ़ता हूँ तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, जैसे कुछ पढ़ लिया बस उसको आंख बंद करके मैं सोचूंगा हाँ ये पढ़ा हूँ, तो आंखों के सामने दिखता है, ठीक है ना। और वो मन की आंख होती है, और मन की आंखों से आप लोग पढ़ेंगे ना तभी सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कीजिए, बहुत खतरनाक तरीका है। आप लोग और ऐसे पढ़ेंगे ना तो हर एक सब्जेक्ट में आने लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर क्रमशः -q + 2q व -q आवेश रखे गए हैं और त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके शीर्ष पर क्रमशः क्या क्या आवेश रखा गया है, -q + 2q फिर -q आवेश रखा गया है ना। इसकी भुजा क्या है, स्मॉल ए है, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। देखिए +2q है ना, +2q, ये तो माइनस आघूर्ण रखा गया है माइनस में, ये माइनस में भी आवेश रखा गया है। और 2q को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे +q लिख सकते हैं, और इसी को तोड़ रहे हैं, इसी को इसमें तोड़ दिए, +q में 2q को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी +q लिख सकते हैं, ठीक है। 2q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q और +q नहीं लिख सकते हैं, यही तो है बस। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी एक आवेश है और इसका देख लीजिए दूरी ये है, और यहाँ पे भी एक आवेश है, इसका दूरी देख लीजिए ये है, ठीक है। तो अब देखिए ये -q और ये +q, ये भी -q ये भी +q, क्या एक द्विध्रुव का निर्माण नहीं कर रहे हैं लोग, p का, ये भी p का। और देखिए माइनस से प्लस की ओर दिशा होती है, तो माइनस से प्लस की ओर कर लीजिए, ये भी माइनस से प्लस की ओर कर लीजिए, समझ में आया। इसका मतलब यहाँ पे 2l बराबर कितना दे दिया है, a दिया है, देख लीजिए दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल यही तो है, ठीक है। तो 2l का मान कितना है, p हो गया, और इसके बीच की कोण कितना होता है, एंगल 60 अंश, यहाँ पे भी 60 अंश होता है, ये भी 60 अंश, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये तो हो गया p वेक्टर, ये भी हो गया p वेक्टर। अभी मैं बताया हूँ इसको क्या करूँ, थोड़ा इसको उठा के उल्टा कर दे रहा हूँ, मतलब इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, मतलब ये फिगर कुछ इस टाइप का नहीं बना है, और इधर एक इधर एक गया है, इसको उल्टा कर दिया हूँ, यहाँ पे +q है, यहाँ पे भी +q है, यहाँ पे 2 + 2q है, ठीक है, यहाँ पे -q है, यहाँ पे भी -q है, ठीक है। इन दोनों के बीच कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है। देख लीजिए है कि नहीं, ये a वेक्टर और मान लूं, ये b वेक्टर मान लूं, तो a बराबर b अगर हो तो ये देख लीजिए 60 अंश है, जब 60 अंश होता है तो क्या होता है, 60 अंश होता है तो क्या होता है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो आता है a कड़ी में 3 या b कड़ी में 3, यही ना फार्मूला है, यही ना है। तो बस 60 अंश हो गया, उसको ऐसे ही बनाए हैं हम लोग, तो इसका परिणामी क्या होगा, p वेक्टर मतलब p बराबर p है ना, है ही, तब हम लोग परिणामी क्या लिखते हैं, परिणामी लिख सकते हैं कौड़ी में 3, और a का मान लिखिए b का मान, तो a का भी मान क्या है, p है, और b का भी मान क्या है, p है, देख लीजिए a का भी मान p है, इसी को फिगर किया हूं, तो a का मान b है और b का भी मान p है, तो कोई भी रख दीजिए p, और यही क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इतना लोग दिमाग में ही उड़ा देंगे आप लोग, ये कंपटीशन और पूछे आईआईटी पूछ दे, जेई नीट कुछ में पूछ दे, ठीक है, एनडीए एयरफोर्स में भी कुछ भी पूछ दे, तो आप लोग क्या करेंगे, इतना आप लोग का माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगा जब आप लोग पढ़े रहेंगे। तो यकीन मानिए मेरा ही नोट्स बना लीजिए सब, और आप लोग कभी कंपटीशन का उठा के देखिएगा, कोई सवाल आप लोग आराम से फोड़ डालेंगे उसमें से, मैं बनाया हूँ इसी पे, अभी कंपटीशन की तैयारी नहीं कराया हूँ, फिर भी आप लोग फोड़ डालेंगे, और जब मैं कंपटीशन का तैयारी करा दूँ तब तो आप लोग 100% फोड़ के आएंगे, वो भी बहुत पहले ही फोड़ डालेंगे सब क्वेश्चन में आप लोग को कहेंगे अरे सर जी क्या मक्खन सवाल आया है। तो देखिए तो इतना आप लोग समझ गए ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, और आज का जो हम लोग जो क्लास था वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, इसमें कुछ हम लोग डेरिवेशन भी पढ़े हैं, और इस पे न्यूमेरिकल भी हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। तो मैं जानता हूँ सवाल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिमाग को डेवलप करता है और समझने के लिए सवाल बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरा एक दिन में एक लेक्चर सारी देखिए, मैं तो कहता हूँ मेरा एक दिन में एक ही लेक्चर देखिए,
ठीक है ना। और एक चैप्टर तैयार कीजिए, एक एक चैप्टर आप लोग तैयार कर लेंगे ना, एक चैप्टर बस फिजिक्स का 12th का, तो आपका सब चैप्टर तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब समझ लेंगे ना तो अगला चैप्टर में कुछ है ही नहीं, उसके अगले चैप्टर में वो भी आप लोग को हल्का लगेगा, ठीक ना। तो बस एक चैप्टर तैयार कीजिए अच्छे से, वो भी एकदम पूरा दिल लगा के, ठीक ना। तो देखिए आज का मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, आज इतने पे ही। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक करना देते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Fearless.